नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का विषय इंडियन टैक्स सिस्टम से है। इंडियन टैक्सेशन में बहुत बड़ा योगदान देने वाले दो टैक्स, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। दोस्तों, मुझे लगता है कि हर नागरिक को इन दोनों टैक्सों के बारे में अवेयर रहना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि 1860 से इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी और टैक्स कलेक्शन किसी भी राज्य या देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडियन टैक्स सिस्टम से बात की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें एक ही वाक्य लिखा है कि कोई भी टैक्स विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। इसका सरल सा मतलब है, यानी कोई भी टैक्स कानून के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। बिना कानून बनाए हम किसी टैक्स को नहीं लगा सकते। इसका मतलब हुआ कि टैक्स लगाने का हक संसद को है और राज्यों में विधानमंडलों को। हमारे संविधान का भाग 12, जिसमें लगभग आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300A तक यह किस वित्तीय संबंधों के बारे में है। ठीक है। तो टैक्स दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लगभग आप सभी जानते ही होंगे इसका। डायरेक्ट टैक्स का सरल सा मतलब है टैक्स उसी से वसूला जाए जिस पर लगाया गया है। अगर टेक्निकली कहें तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स यदि एक ही व्यक्ति पर हो तो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं इनकम टैक्स और कैपिटल गेंस टैक्स। वहीं अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है लगाया किसी और पर और वसूला किसी और से। यानी कोई एक्स है, यदि यानी लगाया एक्स पर और वसूला वाई से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्स से टैक्स वसूलना आसान काम नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के करों का हिस्सा होते हैं। ये दोनों दरअसल एक ही बात हैं। अगर टैक्स किसी इंडिविजुअल अगर टैक्स किसी इंडिविजुअल की इनकम पर होगा तो उसे पर्सनल टैक्स कहेंगे। यदि कंपनी की इनकम पर होगा तो कॉरपोरेट टैक्स कहेंगे। दोस्तों, टैक्सेस आर सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये दोनों तरह के टैक्स हमारे देश के सिस्टम में भी और दुनिया के हर देश के सिस्टम में काम करती हैं। इन्हीं से सरकारें राजस्व कमाती हैं। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स में जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। आपने हाल ही में सुना होगा, जीएसटी भी एक नया टैक्स सिस्टम है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में कास्केडिंग नहीं है। जीएसटी को किस लिए लाया गया था? कास्केडिंग कम करने के लिए। और कास्केडिंग किस में होती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस में तो कोई कास्केडिंग होती ही नहीं है, इसलिए जीएसटी डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा नहीं होता है। कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। तो चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स आयकर इज अ टाइप ऑफ टैक्स जो केंद्र सरकार व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय पर वसूलती है। यानी कि इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी आय कमाई जाती है उस पर जो टैक्स होता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। और जो टैक्स कलेक्शन उस वित्तीय वर्ष के दौरान लागू इनकम स्लैब रेट्स पर आधारित होती है। जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो हर फाइनेंशियल ईयर के जो इनकम स्लैब रेट्स होते हैं उस पर आधारित होता है। उसी आधार पर टैक्स वसूला जाता है। इनकम टैक्स दो प्रकार का होता है, पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट इनकम टैक्स। दोस्तों, तो पहले बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स की। ठीक है दोस्तों, कंपनियों को छोड़कर अगर बात करें पर्सनल इनकम टैक्स को तो सीधा सीधा समझिए, कंपनियों को छोड़कर कोई अन्य टैक्स पेयर, यानी कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनी टैक्स पेयर, कोई भी टैक्स पेयर जो अपनी आय पर टैक्स पे करता है, पर्सनल इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। और कानून द्वारा ऐसी इनकम्स पर रेट फिक्स की हैं जिन पर कर लगाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब्स बनाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन इनकम टैक्स पेयर होता है, टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट ने टैक्स पेयर्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है ताकि विभिन्न प्रकार के टैक्स पेयर्स के लिए डिफरेंट टैक्स स्लैब्स या टैक्स रेट्स लागू की जा सके। दोस्तों, पर्सनल इनकम टैक्स में इंडिविजुअल्स, सबसे पहले इंडिविजुअल्स जो कि दो तरह के हो सकते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे HUF
कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, और एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स AOP, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI। और जो ये फर्म्स और कंपनीज हैं ये कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है, यहाँ पर हमने कहा कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, यहाँ पर देखो ना इंडिविजुअल कितने दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। तो देखो दोस्तों, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होता है वह अपनी जो ग्लोबल इनकम होती है उसकी, ग्लोबल इनकम इन इंडिया, ग्लोबल इनकम पर टैक्स पे करने के लिए उत्तरदायी होता है। ग्लोबल इनकम का मतलब भारत और विदेश में अर्जित आय। और वहीं जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है वह केवल भारत में अर्जित आय पर टैक्स का भुगतान करता है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स होते हैं। अब ये भी थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि जो AOP, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स, HUF तो आप जानते ही होंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि जो जॉइंट फैमिली है उनके लिए है। लेकिन जो AOP है, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स, इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं और समान मानसिकता रखते हैं। AOP के सदस्य नेचुरल व आर्टिफिशियल हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन्स हो सकते हैं। ठीक है, और वहीं जो BOI है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, BOI का मतलब उन व्यक्तियों के समूहों से है जो आय अर्जित करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो इन टैक्स पेयर्स हैं हमने उनको क्लासीफाई कर लिया। ये तो हो गया कि कौन कौन टैक्स पेयर होगा, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि किसे इनकम माना जाएगा, यानी किस किस इनकम पर टैक्स पे करना होगा। ठीक, यानी टाइप्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। अब ये अदर सोर्सेस क्या क्या हैं ये देखें। इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तीसरा विनिंग इन लॉटरीज इज टैक्सेबल अंडर दिस, यानी कि ये सारे जो हैं इसके अंदर टैक्सेबल हैं। ठीक, और दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो कौन कौन से हैं। इनकम अर्नड फ्रॉम रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड ऑफ इनकम। वही तीसरा है इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी पर भी टैक्स पे करना होता है। इनकम अर्नड फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन, तो उस पर भी टैक्स है। चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, यानी पूंजीगत संपत्ति, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, शेयर्स हो गया आदि पर भी इनकम टैक्सेबल है। और पांचवा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, व्यवसायों, फ्रीलांसर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा अर्जित लाभ पर, या इनकम अर्नड बाय प्रोफेशन। वो प्रोफेशंस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर, ट्यूशन टीचर्स, इन सब की इनकम भी टैक्सेबल है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स की, जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लागू की जाती हैं। ये जो आप नीचे टैक्स स्लैब्स देख पा रहे हैं, ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 60 वर्ष से कम के इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए लागू दरें हैं। इसके अनुसार देखिए, यदि आपकी सालाना आय 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, आपकी इनकम पर कोई टैक्स रेट नहीं है। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपके जो इनकम होगा उस पर 5% टैक्स रेट होगा, और आपको अपनी इनकम का 5% टैक्स में पे करना होगा। यदि आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो जो आपकी इनकम होगा उस पर टैक्स रेट होगा 20%। और आपको जो टैक्स पे करना होगा वो कितना करना होगा, देखिए अगर 12,500 तो आपको पे करने ही करने हैं, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से अबव जितनी है उस इनकम का 20% भी आपको पे करना होगा 12,500 के साथ में, ठीक। और यदि आपकी इनकम अबव 10 लाख है, यानी 10 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है, तो उस पर जो टैक्स रेट होगा वो 30% का होगा। और जो आपको टैक्स पे करना होगा वो कितना करना होगा, देखिए 1,12,500 तो आपको पे करने ही करने हैं, ठीक। उसके बाद यदि 10 लाख से ऊपर आपकी जितनी भी इनकम है उस इनकम का 30% भी आपको इनकम टैक्स में पे करना होगा। मान लीजिए जैसे आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर मान लो 11 लाख है, ठीक है, तो आपको 1,12,500 तो आपको पे करना ही करना है। फिर उसके बाद 1 लाख आपकी इनकम है 11 लाख, यानी कि उसके बाद कितनी इनकम है, अब 10 लाख के ऊपर कितनी इनकम है, 1 ही लाख है, ठीक। तो 1 लाख का 30% भी आपको इसमें पे करना होगा। 1 लाख का 30% कितना हो गया, 30,000। तो टोटल जो आपको यदि आपकी
मान लीजिए 10 लाख से ऊपर सालाना आय है 11 लाख है मान लीजिए, तो 11 लाख में आपको कितना टैक्स पे करना होगा, 1,12,500 प्लस कितना 30%, 1 लाख का 30% 30,000 यानी 1,42,500 रुपये आपको टैक्स पे करना होगा। तो इस तरीके से टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 से एक न्यू टैक्स रिजीम भी लागू कर दी गई है। दोस्तों इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए ये टैक्स रेट्स क्या हैं, इस तरीके से हैं। जो न्यू टैक्स रिजीम है वो इस तरीके से हैं, लेकिन जो ये न्यू टैक्स रिजीम है ये ऑप्शनल है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार ही टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम की जो टैक्स स्लैब्स हैं वो कुछ इस प्रकार है, ये आप देख पा रहे होंगे। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो टैक्स रेट 5%, 5 लाख से 7.5 लाख के बीच है तो टैक्स रेट 10%, 7.5 से 10 के बीच है तो टैक्स रेट 15%, 10 से 12.5 लाख के बीच में है तो टैक्स रेट 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है तो टैक्स रेट 25%, और अगर 15 लाख से अबव आपकी इनकम है तो उस पर 30% का टैक्स रेट आपको पे करना होगा। तो ये तो होगी इनकम टैक्स यानी पर्सनल इनकम टैक्स की बात। तो चलिए अब बात करते हैं कॉरपोरेट इनकम टैक्स की। ठीक है दोस्तों, भारत में डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज की आय पर पेड इनकम टैक्स ही कॉरपोरेट इनकम टैक्स कहलाता है। एक कॉरपोरेट एक ऐसी इकाई है जिसके शेयरधारकों से अलग और स्वतंत्र कानूनी इकाई होती है। ठीक है, तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट के तहत जितनी भी कंपनियां भारत में हैं, चाहे वो घरेलू हो यानी डोमेस्टिक हो या विदेशी हो, सभी कॉरपोरेट टैक्स पे करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये किस में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत। ठीक है, वहीं डोमेस्टिक कंपनी की यूनिवर्सल इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। जो डोमेस्टिक कंपनी है यानी जो घरेलू कंपनी है उसकी जो यूनिवर्सल इनकम होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। और जो फॉरेन कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी केवल किस पर टैक्स पे करती है, जो यानी जितना भी वो इनकम भारत में कमाती है उस पर टैक्स पे करती है। ये सेम उसी की तरह है जैसे हमने पर्सनल इनकम टैक्स में इंडिविजुअल्स में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर देखा था। रेजिडेंट जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी ग्लोबल इनकम पर टैक्स पे करते हैं। वही सिमिलर यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक कंपनियाँ जो होती हैं वो अपनी यूनिवर्सल इनकम पर टैक्स पे करती हैं। ठीक, तो देखिए आप जो डोमेस्टिक, हम कब से कह रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी होती क्या है और एक फॉरेन कंपनी क्या होती है। डोमेस्टिक कंपनी वो है जो भारत के कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर है, और वे भारतीय विदेशी कंपनियां भी शामिल है जिनका नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत में स्थित है। यानी एक डोमेस्टिक कंपनी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनियां शामिल होती हैं। वही फॉरेन कंपनी वह है जो कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर नहीं है और जिसका नियंत्रण और प्रबंधन भारत के बाहर से होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कंपनियों द्वारा अर्न की जाने वाली इनकम के प्रकारों की। तो पहला है इस पर बिजनेस से अर्जित लाभ, प्रॉफिट्स अर्नड फ्रॉम द बिजनेस। दूसरा है कैपिटल गेंस यानी पूंजीगत लाभ। तीसरा है इनकम फ्रॉम रेंटिंग प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी रेंटिंग से आय। और चौथा है ब्याज जैसे बाहरी स्रोतों से आय, इनकम फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस लाइक इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स किन पर लागू होता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स पर लागू होता है। यहाँ पर देखें वो फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स क्या क्या हैं, ये हैं ऑल कॉरपोरेशंस ओरिजिनेटेड इन द कंट्री, वो भले ही स्मॉल मीडियम हो या लार्ज हो, यानी देश में ओरिजिनेटेड हुए सभी छोटी बड़ी कॉरपोरेशंस पर। दूसरा किस पर लागू होता है, देश के अंदर व्यवसाय चलाने वाले कॉरपोरेशंस पर। तीसरा देश में परमानेंट इस्टेब्लिश्ड विदेशी इंटरप्राइजेस पर। चौथा देश के अंदर टैक्स पर्पज के लिए जो भी रेजिडेंट कॉरपोरेशंस हैं उन पर। तो अब बात करते हैं कॉरपोरेट इनकम्स पर टैक्स स्लैब्स की। यानी ये जो नीचे आप टैक्स स्लैब्स देख पा रहे हैं वो डोमेस्टिक कंपनियों के लिए हैं। ये जो नीचे टैक्स स्लैब देख पा रहे हैं ये किसके लिए हैं, डोमेस्टिक कंपनी के लिए हैं, उनके सालाना टर्नओवर के हिसाब से, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुताबिक हैं। आप दोस्तों हर वित्तीय वर्ष में नए नए टैक्स स्लैब्स आते रहते हैं, कई बार सिमिलर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार ही नहीं आते हैं।
तो देखिए जो डोमेस्टिक कंपनियों के पास ऑप्शन होता है वो किसी भी इनमें से किसी भी सेक्शन को चूज करें। यानी देखिए सेक्शन एक तो सेक्शन है सेक्शन 115 बी ए, दूसरा है सेक्शन 115 बी ए, तीसरा है 115 बी ए बी। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो इन तीनों सेक्शन में से किसी भी एक सेक्शन को चूज कर ले। उनके लिए एक फॉर्म निकाला जाता है और उस फॉर्म की कुछ क्राइटेरिया होती हैं। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी उन क्राइटेरिया को फिल करती है तो वो इनमें से किसी एक सेक्शन पर आती है। ठीक, अगर कोई कंपनी इसके लिए इस सेक्शन के लिए अप्लाई करना चाह रही है, ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए है, कोई भी अगर डोमेस्टिक कंपनी पहले सेक्शन के लिए अप्लाई करना चाह रही है तो उसको कुछ सेक्शन इस सेक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो इस सेक्शन के अंदर आ पाएगी। ठीक, तो हर सेक्शन के कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंपनी द्वारा फुलफिल होती हैं तो ही वे इन सेक्शंस के अंदर आती हैं। अदरवाइज उनको एनी अदर केस ये जो जनरल टैक्स रेट होता है 30% का, ये पे करना होता है हर कंपनी को। अगर कोई कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी ऐसी है जो इन तीनों सेक्शंस में नहीं आ पा रही है तो उसको जनरल टैक्स रेट पे करना होगा, 30% का टैक्स रेट होगा तो वो उसको पे करना होगा। अगर कोई सेक्शन 115 बी ए के तहत है कोई डोमेस्टिक कंपनी तो 25% टैक्स रेट पे करेगी, और अगर सेक्शन 115 बी ए के तहत है वो तो 22% टैक्स रेट पे करेगी, और अगर कोई कंपनी सेक्शन 115 बी ए बी के तहत है तो वो 15% का टैक्स रेट पे करेगी। उसके बाद कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उन पर सरचार्ज भी लगा सकती है। सेक्शन 115 बी ए के तहत 7 से 12% का सरचार्ज लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा सेक्शन पर 10% का सरचार्ज लगा सकती है, और तीसरे सेक्शन पर भी 10% का। और कोई भी जनरल कंडीशन है उसके बाद जो जनरल क्राइटेरिया होता है उसके लिए भी 7 से 12% का सरचार्ज लगा सकती है। दोस्तों सरचार्ज का सिंपल सा मतलब होता है, अब हम सरचार्ज देख लेते हैं कि सरचार्ज होता क्या है। देखिए सरचार्ज का सिंपल सा मतलब है एक्स्ट्रा फी, चार्ज और टैक्स, यानी एक्स्ट्रा टैक्स कह सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 271 में दो चीज़ें हैं, सरचार्ज और सेस। ठीक है, पहला है सरचार्ज, दूसरा है सेस। सरचार्ज और सेस में अंतर केवल इतना है कि सरचार्ज लगाते हैं तो केंद्र को बताना नहीं होता है कि ये किस चीज़ के लिए है, कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेट कर सकती है। इसमें जो भी टैक्स रेट से जो भी इनकम आएगी ये पूरा सीधे संचित निधि में चला जाता है और सरकार इसे जहाँ चाहे खर्च कर सकती है। लेकिन सेस में बताना पड़ता है कि किस चीज़ का सेस है। जैसे स्वच्छ भारत सेस, इस सेस के जितने पैसे आएंगे वे स्वच्छ भारत अकाउंट में ही जाएंगे और इसी काम में खर्च होंगे। दोस्तों अगर केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो राज्यों को भी इसमें हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए केंद्र सरकार आर्टिकल 271 का खूब प्रयोग करके सरचार्ज या सेस लगाती है। ये दोनों सरचार्ज और सेस केंद्र सरकार के पास विशेष उपाय थे कि जब उसको लगे कि हमारा टैक्स कलेक्शन कम है तो वे आर्टिकल 269 व 270 में जो टैक्सेस मेंशन हैं उन पर सरचार्ज या सेस लगा सकती है। सरचार्जेस या सेस का सारा पैसा केंद्र को ही मिलता है, राज्यों को नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं फॉरेन कंपनियों के लिए जो टैक्स स्लैब्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। देखिए फॉरेन कंपनीज के लिए सिंपल टैक्स स्लैब्स हैं। यदि कोई कंपनी सरकार से तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त रॉयल्टी या शुल्क या फिर 1 अप्रैल 1976 से पहले किए गए किसी भी समझौते के तहत भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है तो उसे 50% का टैक्स रेट पे करना होगा। और कोई भी केस है, अन्य किसी भी केस में कोई भी फॉरेन कंपनी 40% का टैक्स रेट पे करती है। तो इस तरीके से देश की रेवेन्यू में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का अहम योगदान रहता है। मुझे लगता है अब सारी बातें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया, नमस्कार।